हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। अब इस चैप्टर के अपने लास्ट लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था। इसका जो है एक बार हमने रिवीजन भी कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। बाकी क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी मिक्स हैं और इसके अलावा और जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स करने से क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें चैप्टर में समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा, अच्छे से हम उसे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स काफी सारे हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जैसे कि एसटीपी क्या है, ठीक है। इसके अलावा सैनिटेशन क्या होता है, क्लैरिफाइड वाटर क्या है, वाटर के रीयूज कैसे कर सकते हैं हम घर में, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट क्या होते हैं, ओपन डेफिकेशन क्या है, ये भी हमने देख लिया था। फिर मैनहोल क्या होता है, ओपन डेफिकेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वेस्ट वाटर में वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर एरोबिक बैक्टीरिया क्या है इसके बारे में बात हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट का लास्ट स्टेप क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है क्या होता है कि वो जो वेस्ट वाटर है जो आ रहा है हमारे घरों से, ठीक है, सिनेमा घरों से, पब्लिक टॉयलेट से, रोड सरफेस से, ठीक है, कहीं से भी जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो क्या हो रहा है, बार स्क्रीन के थ्रू गुजर रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, बार स्क्रीन। बार स्क्रीन में जो उसमें बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं या हम कहें लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हो जाते हैं, वहां से ही साइड हो जाते हैं और पानी जो है वो आगे फ्लो करता है, फिर आगे जो है जो अलग अलग स्टेप्स है उन पर जाता है। अगर हम बात करें लास्ट स्टेप का, तो लास्ट स्टेप क्या है कि वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है क्लोरीन या ओजोन डाल करके, ठीक है, ये है लास्ट स्टेप। तो चलो, डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन यूजिंग क्लोरीन और ओजोन, ठीक है, क्लोरीन और ओजोन डाल करके इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है इस वाटर को, और फिर इसे जो है वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प इन मेंटेनिंग सैनिटेशन। हम जो है सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, जैसे हम किचन का जो वेस्ट है उसे मैनेज करके मदद कर सकते हैं। जो लिटर है यानी कि कूड़ा करकट है उसे हमें केवल डस्टबिन में ही डालना है, इधर उधर उसे नहीं फैलाना है। ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, हमें प्रॉपर वॉशरूम्स यानी कि टॉयलेट्स का उपयोग करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें वाटर को कोशिश करनी है कि वाटर को हम ज्यादा से ज्यादा सेव करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको वेस्ट ना करें, उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए जरूरी है ना। एक एडिशनल यूज ना करें वाटर का, या हम कहें वाटर को वेस्ट ना करें। जैसे जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय हमें जो है पानी खुला रखने की आदत होती है किसी किसी को, ठीक है, तो पानी जो है हमें खुला नहीं रखना है, उसको प्रॉपर यूज करना है, वेस्ट वाटर को नहीं करना है। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रेन्स हैं उस पर डायरेक्टली हम कोई भी हमारे पास कोई भी लिटर है, ठीक है, कोई भी वेस्ट है, उसे डायरेक्टली हमें ड्रेन में नहीं डालना है, नालियों में नहीं डालना, उसे जो है हम अलग से डस्टबिन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि बाय यूजिंग टॉयलेट्स। देखो, टॉयलेट को यूज करके, क्योंकि अगर हम टॉयलेट्स को यूज नहीं करते हैं यानी कि ओपन डेफिकेशन करते हैं, जिसका मतलब है खुले में शौच करते हैं, तो इससे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो हम वाटर को, सॉइल को बचा रहे हैं कैसे, टॉयलेट्स को यूज करके। अगला है नॉट लिटरिंग। लिटरिंग का मतलब है कचरा फैलाना, ठीक है, तो हम लिटरिंग ना करें यानी कि कचरे को ना फैलाएं। जो भी कबाड़ा है, कूड़ा करकट जो भी है, उसे हम क्या करें, केवल डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर फैला करके ना डालें, ठीक है। और स्पेशली किसी पब्लिक प्लेस पे तो हमें जो है कूड़ा बिल्कुल भी फैलाना नहीं चाहिए। अगला है कंजर्विंग वाटर।
तो वाटर को बचा करके, यानी कि वाटर को वेस्ट ना करके इसको सेव करना, कंजर्व करना। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ये जो 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलअप। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हमें फिल करने। जल को साफ करना डैश हटाने की प्रक्रिया है। अगला, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को डैश कहा जाता है। सूखे डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नालियां डैश और डैश द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे? ठीक है, तो चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो अभी आप कीजिए खुद से, एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। चलिए, तो कर लिया होगा आपने। जल को साफ करना डैश को हटाने की प्रक्रिया है। तो जल को साफ करना, क्या हटाते हैं जल को साफ करने के लिए हम उससे? जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको ही तो हटाते हैं, तो ही तो हम वाटर को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वाटर को साफ करते हैं, है ना? तभी तो साफ करते हैं। तो क्या हटाते हैं? प्रदूषक को हटाते हैं, या हम लिखे प्रदूषकों को हटाते हैं। अगला, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को डैश कहा जाता है। तो हमने चैप्टर में बहुत डिस्कस किया था। अभी हमने जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे ना पहले, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस किए थे। ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? घर से जो अपशिष्ट जल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। अगला, सूखे डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्लज की बात हो रही है ना। स्लज हमने देखा था कि स्लज को क्या करते हैं, ड्राई करके इसको जो है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो स्लज कीचड़ हम कह सकते हैं जिसको। अगला है, नालियां डैश और डैश द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर कुछ भी, कई सारी चीजें आप फिल कर सकते हो। तो एक तो है तेल द्वारा, है ना, खाना पकाने का जो तेल होता है। ठीक है, कौन सा तेल? खाना पकाने वाला। और एक होता है वसा, यानी कि जो फैट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवेज क्या है? समझाइए कि नदियों या समुद्रों में बिना उपचारित सीवेज का परित्याग क्यों हानिकारक है। तो क्वेश्चन है कि सीवेज क्या है। अभी हमने फिलअप से भी क्वेश्चन किया था सीवेज का एक। ठीक है, सीवेज क्या है ये बताना है, और नदियों और समुद्रों में इसे डायरेक्टली डालने से क्या इसका जो है हानिकारक नुकसान, क्यों हानिकारक है ये, क्यों हमारे लिए ये हार्मफुल है अगर हम डायरेक्टली ये जो सीवेज है इसे डायरेक्टली जो है समुद्रों नदियों में डालते हैं। तो सीवेज है क्या? देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहें हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है? तो हमने क्या देखा कि ये घर, मॉल, बस स्टैंड, पब्लिक टॉयलेट, अलग अलग जगहों से क्या निकल रहा है? ड्रेन निकल रही है। ठीक है, और ये जो ड्रेन है बच्चों, ये जो नालियां हैं, ठीक है, इन ड्रेन में क्या है? ये सभी क्या है? वेस्ट वाटर है। ठीक है, क्या है? वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल। ठीक है, अब यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है इसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो इस पानी को क्या कहा जाता है? सीवेज कहा जाता है। यही क्या है? हमारा सीवेज है।
ठीक है। तो सीवेज एक तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या है? सीवेज एक तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो घरेलू, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के दौरान पानी में बहा दिए जाते हैं, नदियों या समुद्रों में। चलो, सबसे पहले इतना समझ में आ गया कि सीवेज क्या है। तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमने बात की घरों से, मॉल से, बस स्टैंड से, ठीक है, जो हमारे कृषि गतिविधियों से, औद्योगिक से, ठीक है, यहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है उसी को ही क्या कह रहे हैं हम, उसी को ही क्या कह रहे हैं, उसी को ही सीवेज कह रहे हैं। तो ये जो निकल रहा है इन ड्रेन्स में, ये क्या है? सीवेज है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब इस सीवेज को क्या किया जा रहा है? अगर इस सीवेज को डायरेक्टली समुद्रों में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? तो देखो, अब जैसे कि हमने बात की कि इसमें कई सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब वो क्या होंगे? निलंबित ठोस यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक इम्प्योरिटीज भी होंगी, इसके अलावा माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, कई सारे इम्प्योरिटीज यहाँ पर होंगी जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी। और अगर इसे डायरेक्टली समुद्रों में छोड़ दिया जाता है तो इससे क्या होगा? ये सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, इम्प्योरिटीज समुद्र में चली जाएंगी और वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, बिल्कुल पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि अब ये जो वाटर बॉडी, सिर्फ समुद्र की बात नहीं है, और भी कोई नदियां हैं, मान लो यहाँ पर समुद्र है, या समुद्र के अलावा क्या हो सकता है? नदी भी हो सकती है। तो नदी है, समुद्र है, तो ये क्या होगा? इनके आसपास भी तो रहने वाले लोग होंगे जो समुद्र नदियों के आसपास रहते होंगे। तो वो अपने पानी के लिए, पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन नदी, समुद्र यहाँ पर ही तो निर्भर होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से ही पानी लेंगे अपने लिए, है ना, अपने यूज के लिए, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इस वाटर का यूज करेंगे। और इस वाटर में इतनी सारी इम्प्योरिटीज हैं क्योंकि ये अनट्रीटेड है। अब इतनी सारी इम्प्योरिटीज होने की वजह से आसपास के जो लोग इस पानी का उपयोग करेंगे उन लोगों के लिए भी ये हानिकारक होगा, उनमें कई बीमारियां हो सकती है, ठीक है। हो सकता है गांव के गांव जो है वो तबाह हो सकते हैं, ठीक है, इस वाटर को यूज करने से। दूसरी चीज, वाटर में जो रहने वाले जीव हैं उनमें तो क्या हो रहा है? उनके लिए तो ये हार्मफुल है ही, क्योंकि इसमें ये जो ठोस, यहाँ से जो सीवेज आ रहा है, इसमें ह्यूमन फेसेस भी हैं, ह्यूमन वेस्ट भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है जिससे वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसको ऐसे ही समुद्र में नहीं छोड़ सकते। अब समझ में आया क्यों नहीं छोड़ सकते? तो कैसे छोड़ेंगे इसे समुद्र में? क्योंकि हमें छोड़ना तो इसे समुद्र में ही है, तो कैसे छोड़ेंगे? यहाँ पर इस वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका ट्रीटमेंट करा के, उपचार करा करके इसे जो है फिर समुद्रों में छोड़ा जाता है, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? यहाँ पर इससे जो है हर तरह की इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है। लगभग जो सारी हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको तो हटा ही दिया जाता है। अब जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज बच जाती हैं उन्हें भी क्लोरीन या ओजोन डाल करके डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो भी इसमें इन्फेक्शन वाली चीजें होती हैं उसे भी क्या कर लिया जाता है? क्लोरीन डाल करके उसे भी डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज इसमें रह जाती हैं तो वो नदी और समुद्र में जा करके धीरे धीरे अपने आप ही साफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीट करके हमें वाटर को जो है ट्रीट करके इस वेस्ट वाटर को किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ना चाहिए। अब हर जगह पर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो है नहीं, लेकिन होने चाहिए ताकि वाटर क्या हो, ऐसे डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में ना जाए और उस वाटर बॉडी को भी पॉल्यूट ना करे। क्योंकि देखो बच्चों, सबसे पहले हम इतना सारा वाटर को तो वेस्ट कर ही रहे हैं, है ना, जो सीवेज बन रहा है, इतना सारा वाटर तो वेस्ट हो ही रहा है। और फिर हम इस वाटर को बिना ट्रीट करे हुए किसी वाटर बॉडी में डाल देंगे, और ज्यादा जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी, उनमें भी क्या हो जाएगा, उनको भी हम क्या बना देंगे, उस वाटर को भी हम क्या कर लेंगे, वेस्ट कर लेंगे, है ना। वो वाटर भी कैसा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाटर को बचाने के लिए हमें क्या करना है, इस वाटर को ट्रीट करना है ताकि हम इसे दोबारा यूज कर सके, रीयूज कर सके। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आया। अब इसे रीड कर लेंगे यहाँ से। नदियों या समुद्रों में बिना उपचारित सीवेज यानी कि अनट्रीटेड सीवेज का परित्याग हानिकारक है क्योंकि यह जल के सभी स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है, ठीक है। तो जिस भी वाटर बॉडी में हम इसे डालते हैं उसका जो सोर्स है,
ठीक है, उन सभी को भी ये क्या कर सकता है, पॉल्यूट कर देगा। अब ये वाटर तो खराब है ही, फिर इसे हम जिस वाटर बॉडी में डालेंगे वो वाटर बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कितना सारा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रीट करके ही डालना है। सीवेज में हानिकारक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा रोग पैदा करने वाले जीव होते हैं, जैसे हमने बात की माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये भी होते हैं। इसीलिए बिना उपचारित सीवेज को पानी में छोड़ना खतरनाक है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी ये है। क्लियर हो गया। आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हो, या इस तरीके से एक छोटा सा जो है डायग्राम बना करके भी शो कर सकते हो। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल और वसा को नाली में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, समझाइए। तो जो ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, इसे हम डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालते हैं। कैसे डालते हैं, कहाँ डालते हैं, इसे हमें कहाँ पर डालना चाहिए, डस्टबिन पर डालना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली हम ड्रेन्स में क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, नालियों को बंद कर सकते हैं। वहां पर जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो क्या करता है, इसको छानता है। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के जो छानने की क्षमता है उसे भी कम कर देते हैं ना, क्योंकि उनपे तो तेल भर जाता है। क्लियर है इतना। तो चलिए, तेल और वसा को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पाइपों में मिट्टी को सख्त कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, मिट्टी को सख्त कर देता है और उन्हें अवरुद्ध कर देता है। वसा नाली में मिट्टी के जो छिद्र होते हैं उनमें जम जाती है। अब मिट्टी के जो छिद्र होते हैं, यानी कि उसमें जो पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स करते क्या है, पानी को छानते हैं। ठीक है, तो जब मिट्टी उनमें जम जाएगी तो वो ठोस हो जाएंगे, वो पानी को आगे नहीं छान पाएंगे, यानी कि उनकी छानने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, छिद्र में जम जाते हैं और उसे अवरुद्ध कर देते हैं। इससे पानी का प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे पानी का जो है प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, अगर पोर्स होते हैं तो पानी उससे छन करके आगे बहता है। अगर वो पोर्स ही क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो पानी छन करके आगे जो है प्रवाह नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये नालियों को कई बार चोक भी हो जाती है नालियां, फैट और ऑयल की वजह से। तो ऑयल, फैट, ये सारी चीजें हमें कभी भी अपने ड्रेन्स में नहीं डालनी चाहिए। इन्हें डायरेक्टली हम किसी टिश्यू में डाल करके क्या कर सकते हैं, तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के चरणों का वर्णन कीजिए। तो आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, है ना, जिसको हमने जिस बारे में ही चैप्टर है पूरा, यानी कि वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि कैसे जो वाटर वेस्ट हो चुका है, यानी कि अपशिष्ट जल है, उसे कैसे हम जो है वापस से यूज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके, है ना, उसको ट्रीट करा के उसका हम वापस से उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ट्रीट करना बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है ना। एक क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, कई सारी प्रोसेस यहाँ पर होती हैं, फिर जाके वाटर जो है कैसा बनता है, दोबारा यूज करने लायक बनता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या इसमें, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जल शुद्धिकरण में निम्नलिखित चरण शामिल है। सबसे पहले सभी भौतिक अशुद्धियों जैसे पत्थर, प्लास्टिक, थैलियां, ठीक है, डिब्बे आदि हटा दिए जाते हैं। ये कार्य पानी को बार स्क्रीन से गुजार कर किया जाता है। सबसे पहले पानी को बार स्क्रीन द्वारा क्या किया जाता है, पास किया जाता है, जहां पर जितने भी लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज होती हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पत्थर है, प्लास्टिक है, उसमें थैलियां हैं, नैपकिन है, कैन्स है, बॉटल्स हैं, ये सभी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से बार स्क्रीन होती हैं, इस तरीके से। तो ये बार स्क्रीन क्या करती हैं, जो वेस्ट है उसको तो यहीं रोक देती है। मान लो एक कैन है, ठीक है, इस कैन को तो ये स्क्रीन के इधर ही रोक देंगी, लेकिन बाकी जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ फ्लो करेगा, इन स्क्रीन से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बार स्क्रीन होती हैं। ये था पहला स्टेप। अगला,
फिर पानी को रेत और बजरी हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है, यानी कि सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक जिसे हम कहते हैं, वहां पर ले जाया जाता है, जहां अवसादन द्वारा अशुद्धियां हटा दी जाती है। फिर यहाँ पर अवसादन के द्वारा अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। ठोस अशुद्धियों और मल आदि पानी की तली में एकत्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ठोस अशुद्धियां हैं, मल है, ठीक है, ये सब पानी के तली में यानी कि इसके बॉटम में एकत्रित हो जाते हैं। इन अशुद्धियों को आपंक कहा जाता है, इन्हें आपंक कहा जाता है इन अशुद्धियों को। स्वच्छ जल को एरेटर द्वारा अन्य अशुद्धियों से साफ किया जाता है। क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन डाल करके सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हटा दिए जाते हैं। फिर इसे पानी में जो है छोड़ दिया जाता है, यानी कि वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे वाटर को जो है कैसा बनाया जाता है, ट्रीट किया जाता है वाटर को, ठीक है। फिर इसे जो है पानी वाटर बॉडीज में छोड़ने लायक बनाया जाता है, फिर इसे वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। फिर समय के साथ साथ ये अपने आप ही साफ होता जाता है, ठीक है। फिर हम इसका यूज करते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। अब आपंक क्या है इसको समझते हैं। आपंक जल उपचार संयंत्र में उपचार के दौरान अपशिष्ट जल में एकत्रित ठोस अपशिष्ट है, ठीक है। अब ये आपंक है क्या, जैसे हमने कहा बार स्क्रीन से ये आगे की तरफ बढ़ता है वाटर। अब इसमें कई सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब वाटर में कई सारे सॉलिड इम्प्योरिटीज होंगी, ठोस होंगी, तो वो क्या होती हैं, वाटर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, ये नीचे की तरफ क्या हो जाती है, एक तरफ बैठ जाती हैं, ठीक है। फिर इसे जो है स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाता है। अब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी होंगी जो पानी के ऊपर तैर रही होंगी। देखो, कुछ तो ऐसी होंगी जो नीचे की तरफ आ जाएंगी, बॉटम में बैठ जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो ऊपर तैर रही होंगी, ठीक है। तो उन इम्प्योरिटीज को उन इम्प्योरिटीज को स्किमर की मदद से हटा दिया जाता है। स्क्रेपर और स्किमर दोनों की मदद से इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है। अब ये जो ठोस इम्प्योरिटीज है, इसे ही क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलो, इसीलिए हमने कहा कि आपंक क्या है, जल उपचार संयंत्र में उपचार के दौरान अपशिष्ट जल से एकत्रित ठोस अपशिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने क्या किया, इसको अलग किया, यही क्या है, हमारा स्लज है, ठीक है। आपंक को अव्ययीय जीवाणुओं द्वारा अब इसे जो है अलग टैंक में डाला जाता है। फिर वहां पर ये अव्ययीय जीवाणुओं को डाला जाता है, जो इसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। इसे कंज्यूम करके ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। अब ये जो बायोगैस है, ये एज अ फ्यूल भी यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो चलो, द्वारा एक अलग टैंक में विघटित किया जाता है। सक्रिय आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। फिर ये जो स्लज है, जो बच जाता है, इसको सुखा करके इसका उपयोग जो है हम खाद के रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? यानी कि अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट हमारे लिए हानिकारक है, क्यों? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, जो क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो अनुपचारित मल है, इसे डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में डाल दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, वाटर में पॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं। और अगर इसे जो है लैंड में भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो वहां पर भी ये पॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं, इसीलिए ये हानिकारक भी है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा क्या कर सकते हैं हम जो है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या ह्यूमन वेस्ट है, उस ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट किया जाता है अर्थवॉर्म से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और फिर जो है इनके जो है हम क्या बनाते हैं, वर्मी केक्स बना देते हैं। फिर इन केक्स का उपयोग आगे किया जाता है, ठीक है, खाद के रूप में किया जाता है। क्लियर? चलो, अच्छा, अनुपचारित मानव मल कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। यह जल वायु और मृदा को, ठीक है, जल को भी,
वायु को भी और मृदा को भी प्रदूषित करता है। जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन तो हमने कहा ही, लेकिन एयर पॉल्यूशन भी कर सकता है। ठीक है, प्रदूषित जल में रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं जो हैजा, मेनिनजाइटिस आदि जैसी महामारियां फैला सकते हैं। तो हैजा जैसी बीमारियां ये फैला सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, काफी ज्यादा हानिकारक है। क्लियर है? चलो इतना आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।